से बड़ी खबर आ रही जिसके बारे में आपको बता दें। मकान की तीसरी मंजिल पर लगी भीषण आग। किशनगढ़ के केशव स्वीट्स के मकान में आग लगी है। मकान से 2 गैस सिलेंडर निकाले गए बाहर। बड़ा हादसा होने से टल गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तो देखिए, अजमेर के किशनगढ़ के सावरतसर क्षेत्र में स्थित केशव स्वीट्स के मकान की तीसरी मंजिल पर सोमवार को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो शुरू किया। तीसरी मंजिल पर मिठाई के डिब्बों की भारी वहां पर स्टॉक है जो रखी गई थी, और जो स्टॉक रखी गई थी वो भी आग की चपेट में आ गया, पूरी तरह से जल गया। गनीमत रही कि आग फैलने से फायर कर्मियों ने बाहर रखे 2 गैस सिलेंडर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। क्योंकि देखिए, बड़ा विस्फोट हो सकता था। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रामप्रसाद चौधरी के निर्देशन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। किशनगढ़ में दमकल की एक गाड़ी गंगानगर में तथा दूसरी की बात करें तो सर्विस सेंटर में होने के कारण स्थानीय दमकल तुरंत उपलब्ध नहीं हो सकी। ऐसे में अजमेर और एयरपोर्ट से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई हैं और उसके अलावा फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ी और सीवरेज वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया है। मौके पर से ग्रामीण उमेश गौतम, गांधीनगर थाना प्रभारी संजय शर्मा सहित पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और राहत कार्यों में सहयोग किया है। नगर परिषद की ओर से दमकल वाहन की जो खरीद है उसके लिए भुगतान कर दिया गया है और जल्द ही किशनगढ़ को नई दमकल गाड़ी मिलने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान देखने को मिला है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। तो देखिए, अजमेर से हम आपको खबर बता रहे हैं और बड़ी खबर बता रहे हैं कि मकान की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई, जिसकी हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं डीटीवी राजस्थान पर। आप देखिए कितनी भीषण लगी है आग। किशनगढ़ के केशव स्वीट्स के मकान में आग लगी। हाइलाइटिंग पॉइंट्स क्या है? मकान से 2 गैस सिलेंडर्स भी बाहर निकाल दिए गए हैं। तो बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि अगर ये फटते और इनमें आग लगती, आग की चपेट में आते, तो क्या होता? मुझे लगता है कि मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ये मंजर कुछ और ही रहता, भयावह मंजर बन जाता है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। तो अजमेर के किशनगढ़ के केशव स्वीट्स के मकान की तीसरी मंजिल पर सोमवार को अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई और जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो शुरू कर दिया। तीसरी मंजिल पर मिठाई के डिब्बों का भारी स्टॉक रखा हुआ था, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जल गया। गनीमत रही कि आग फैलने से पहले ही फायर कर्मियों ने बाहर रखे 2 गैस सिलेंडर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पवन आचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। पवन, क्या मुख्य वजह आग लगने की और अभी की क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर? बिल्कुल, देखिए, प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने के कारण। ये किशनगढ़ के सावंतसर स्थित केशव स्वीट्स के जो तीसरी मंजिल है, जहां पर दुकान और मकान एक ही जगह पर है। नीचे दुकान है और बीच में मकान है और ऊपर तीसरी मंजिल पर गोदाम है। आज शॉर्ट सर्किट से जो मिठाई के डब्बे होते हैं, यहाँ पर आग लगी और आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। जहाँ पर जो मिठाई के डब्बे रखे थे उसमें भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन, दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और कुछ करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया। सबसे बड़ी बात, फायर कर्मियों ने यहाँ रखे 2 गैस सिलेंडर भी समय रहते निकाल लिए, वरना बड़ा हादसा हो जाता। यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनको यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने फायर की टीम आने से पहले काफी मशक्कत की और आसपास के जो पानी के कैंपर हैं, अलग अलग स्रोतों से पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, मगर आग ने काफी विकराल रूप ले लिया था और आग बुझाने की गाड़ियां आई, तब जाकर आग पर काबू यहाँ पर पूरी तरीके से पा लिया गया है। लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका पवन, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है धौलपुर से। 8 लाख की ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी देवी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदारी का झांसा देकर ये ठगी की गई। सिंचाई विभाग में ठेका दिलाने का दिया गया था झांसा और हम आपको बताएं, पैसा लेने के बाद ये फरार हो गया था। तो निहालगंज थाना पुलिस ने ठेकेदारी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी ने सिंचाई विभाग में ठेका दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से करीब नहीं भी तो 8 लाख रुपए की ठगी की थी। अब आप समझिए कि निहालगंज थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में डाक के माध्यम से एक परिवाद प्राप्त हुआ था और परिवादी मुकेश कुमार, जो कि 38 साल के हैं, वो शिकायत में उन्होंने बताया कि वह अपनी 4 व्हील गाड़ी को टैक्सी के रूप में चलाता है
और इस दौरान उसकी मुलाकात बिश्नोई देवी सिंह जाट से हुई, जो कि खुद को बड़े स्तर का ठेकेदार बताता और पीड़ित को सिंचाई विभाग में ठेकेदार का काम दिलाने का लालच दिया इसने। जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर आ रही है। ऐतिहासिक का वॉल पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है। धर्म की आड़ में किया जा रहा था यहां पर अतिक्रमण। जी हां, वॉल पर मजार बनाकर अतिक्रमण की कोशिश की जा रही थी। अतिक्रमण करने का फोटो वीडियो भी सामने आ चुका है। लोगों ने जताया कड़ा विरोध इसका। आमेर फोर्ट अधीक्षक को दी है इसकी जानकारी। तो ये देखिए आप, ऐतिहासिक वॉल पर अवैध अतिक्रमण का ये पूरा मामला है, जहां पर धर्म की आड़ में अतिक्रमण हो रहा था। वॉल पर मजार बनाकर अतिक्रमण की कोशिश की जा रही थी। अतिक्रमण करने का फोटो वीडियो सामने आ चुका है। लोगों ने बहुत विरोध किया, इसका कड़ा विरोध जताया है। गुस्से में, क्रोध में आमेर फोर्ट अधीक्षक को इसकी जानकारी भी जो है वो दे दी गई। तो जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर। ऐतिहासिक वॉल पर अवैध अतिक्रमण का मामला, धर्म की आड़ में किया जा रहा है अतिक्रमण। वॉल पर मजार बनाकर अतिक्रमण की कोशिश, अतिक्रमण करने का फोटो वीडियो सामने आ चुका है, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। हिमांशु, आमेर फोर्ट अधीक्षक को इसकी जानकारी दे दी गई है, क्या कुछ अभी लेटेस्ट अपडेट इस पर, वो हम जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन बहरहाल अपने दर्शकों को जरा तस्वीर दिखा देते हैं। जी हिमांशु, बताएं आप, वॉल पर मजार बनाकर यहां पर जी बिल्कुल, देखिए जयपुर ग्रामीण के आमेर का मामला है, जहां विश्व धरोहर के रूप में जाने जाने वाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जो दीवार है उसके अंदर अतिक्रमण देखने को मिला है। और इसका मामला जो है वो कल अधिकारियों तक पहुंचा। जानकारी के अनुसार जो विरासत है इसकी संरचना पर कोई एक धार्मिक अतिक्रमण करके अवैध कब्जा किया जा रहा था, और इसका जैसे ही सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद आसपास के इलाके में अधिकारियों में हड़कंप मच गया। विरासत संरक्षण में जो सक्रिय कार्यकर्ता है और संगठन है, उसने इस अतिक्रमण का कड़ा विरोध किया। साथ ही जो जयपुर आमेर विरासत फाउंडेशन के अध्यक्ष है मनीष शर्मा, उन्होंने बताया कि इस विषय की जानकारी पुरातत्व संग्रहालय विभाग के निदेशक पंकज धीरेन्द्र और आमेर फोर्ट अधीक्षक राकेश छोलक को दे दी गई है। इसके बाद जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि ये जो पूरा मामला है वन विभाग और पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का मामला है, तो दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कल देर शाम इस अवैध जो अतिक्रमण है इसको फिलहाल रुकवा दिया गया है। जी अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हिमांशु, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर आ रही है। ऐतिहासिक वॉल पर अवैध अतिक्रमण का मामला जो हमने आपको दिखाया, अलवर से बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा का आज अलवर दौरा देखने को मिला है। श्वेत क्रांति 2.0 कार्यक्रम में ये भाग लेंगे। डेयरी उद्योग और पशुपालकों को लेकर चर्चाएं भी करेंगे। महाराणा प्रताप की मूर्ति का करेंगे अनावरण। दोपहर 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अलवर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे और 12:30 बजे हम आपको बताएं अलवर के केंद्रीय विद्यालय खेल मैदान पहुंचने वाले हैं। दौरे की शुरुआत अलवर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण से होगी, जो दोपहर 12:40 से लेकर 12:45 तक के बीच में ये निर्धारित है। ये जो मिनट टू मिनट है जो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा दोपहर 12:50 से लेकर 2:35 तक सरस डेयरी परिसर में आयोजित श्वेत क्रांति 2.0 और अलवर संघ दुग्ध दिवस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा दुग्ध उत्पादकों, सहकारी समितियां और डेयरी क्षेत्र के नवाचारों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाने की संभावना भी है। श्वेत क्रांति 2.0 के तहत प्रदेश में डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने और पशुपालकों को लाभकारी बाजार उपलब्ध कराने की रणनीति पर चर्चाएं होगी। तो जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कई मंदिरों के दर्शन किए हैं। सांगानेर के त्रिपोलिया हनुमान मंदिर के दर्शन इन्होंने किए हैं। श्री सांगा बाबा भैया जी महाराजा मंदिर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा और गुरुद्वारे में भी सीएम ने मत्था टेका। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की यहां पर प्रार्थना भी किए हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को सांगानेर के त्रिपोलिया हनुमान मंदिर श्री सांगा बाबा भैया जी महाराज मंदिर पहुंचकर दर्शन उन्होंने किए और इस दौरान उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की।
सी बृजलाल शर्मा ने गुरुद्वारे में भी मत्था टेका है और इसके बाद मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर सांगनेर में दर्शन किए हैं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की है। तो सांगनेर में मंदिर दर्शन के बाद सीएम ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास को लेकर दिए हनुमान बेनीवाल के बयान पर सियासत अब गर्मा चुकी है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान योद्धाओं की धरती है, इस धरती पर बड़े राजा हुए हनुमान बेनीवाल को इतिहास पढ़ना चाहिए। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद हनुमान बेनीवाल की सफाई आ गई है। उन्होंने कहा है कि हमारे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। सियासत गरमाने के बाद बेनीवाल ने माना कि राजस्थान वीरों और योद्धाओं की भूमि है। नागौर सांसद बेनीवाल ने कहा कि महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल ने ही लड़ाइयां लड़ी थी। बेनीवाल के विवादित बयान को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश है। हनुमान बेनीवाल ने अपने विवादित बयान में कहा था कि राजस्थान की ज्यादातर रिसायतों के राजाओं ने लड़ाइयां लड़ी ही नहीं बल्कि समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि जब मुगल सेना हमला करने आती थी तो युद्ध के बजाय राजा रिश्तेदारी करके समझौता कर लेते थे। कई मामलों में तो यहां के राजाओं ने अपनी बेटियां मुगलों को देकर उनसे रिश्तेदारी भी कर ली। इस तरह से संबंध स्थापित करके राजा रहा करते थे। हनुमान बेनीवाल के बयान वाले वीडियो को शेयर करते हुए धनंजय खीवसर ने हनुमान बेनीवाल का नाम नहीं लेकर इशारा करते हुए ट्वीट किया कि वे इतिहास से अनभिज्ञ हैं, जमीर से रिक्त और विचारों से दरिद्र हो चुके हैं। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी बेनीवाल पर निशाना साध लिया है। मैं सोचता हूं कि नागौर के सांसद ने इतिहास नहीं पढ़ा है। उनको पृथ्वीराज चौहान ध्यान में नहीं है, उनको राणा सांगा ध्यान में नहीं है, उनको सूरजमल जी ध्यान में नहीं है, उनको अमर सिंह राठौड़ ध्यान नहीं है, दुर्गादास राठौड़ ध्यान में नहीं है। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, पढ़ने की जरूरत है। तो बेनीवाल ने क्या कहा उसके बारे में जरा आपको बता देते हैं। ज्यादातर रियासतों के राजाओं ने लड़ाइयां नहीं लड़ी, युद्ध के बजाय राजा रिश्तेदारी करके समझौता कर लेते थे, ये कुछ उन्होंने कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल को लेकर राजपूत सभा ने नाराजगी जताई है। बेनीवाल राजपूत समाज और छत्तीस कौम के निशाने पर आ गए हैं। मारवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह ने हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर आपत्ति जताई है। एक संवैधानिक पद पे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति यदि इसी तरीके से अपनी अच्छी मानसिकता, मैं तो ये कह रहा हूँ इनके दिमाग का दिवालिया निकल चुका है। जो व्यक्ति अपने सस्ती राजनीति के लिए, क्योंकि अब उनके साथ में न तो समाज का सहयोग रहा न जनता का सहयोग रहा, तब कुछ आपस में जातिवाद का जहर घोलकर लोगों को भड़काकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उसको कभी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मारवाड़ राजपूत सभा इसका घोर विरोध कर रही है। सर्व समाज छत्तीस कौम को साथ में लेकर इसकी निंदा करती है और आगे की रणनीति हम तय करेंगे शीघ्र ही, और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा समय आने पर। विवाद बढ़ने के बाद हनुमान बेनीवाल की सफाई भी सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सफाई देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनाते हैं आपको। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ आज कुछ तोड़ मरोड़ के बाद पेश हुई, मुझे बड़ा वो बुरा लगता है कि बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हर बात को गलत वे में ले जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि महाराजा सूरजमल अजय योद्धा थे, दिल्ली पे कब्जा किया और खूब लड़ाई उन्होंने लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, लेकिन जो लड़ाई लड़ेंगे उनकी तो मैं नाम लूँगा। अब राजस्थान का आज़ादी के आंदोलन के अंदर बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के नाम है। भगत सिंह पंजाब में हुए, अब यहाँ नहीं हुए तो मैं कैसे कह दूँ यहाँ हुए। अब लोग साहब आपने ऐसे कह दिया, मैंने इसलिए ऐसा कहा कि राजस्थान के लोगों की लड़ाई की आदत नहीं है, लड़ते हैं। अब बताओ, दो ही वीर हुए, महाराजा सूरजमल हुए, महाराणा प्रताप हुए, अब लोक देवता खूब है। ये पुरानी बातें होंगी, लोक देवता तो कितने सारे राजस्थान के अंदर हुए। लोक देवता अलग है, लड़ाके अलग हैं, और पॉलिटिकल रूप से राजस्थान के लोग लड़ नहीं सकते। और कई जातियों ने कोशिश भी करी यहाँ लड़ने की। तो आप किसको डालो ना वीडियो, और मैंने किसी जाति के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोला। अगर मुगलों ने कई वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये तो बहुत से नेता बोलते हैं। आपके राजपूत समाज के एक नेता ने बोला था, दियो कुमारी के देवी, थोड़े दिनों पहले देखा नहीं, बोला औरंगजेब को लेकर बोला उसके फूफा लगते हैं, तो उनको बोलो ना आप लोग। अरे यार, क्यों फालतू की बात करते हो। हम सारी व्यवस्था किसी तरह का, हमारा कोई इसके अंदर ये नहीं है कि हम किसी जाति को टारगेट करें। लड़ने वाले को ही लड़ने वाला कहेंगे, और कोई लड़ने वाला नहीं है तो कितना ही सोशल मीडिया पर डाल दो, उसको लड़ने वाला नहीं कहेंगे, और कम से कम मैं तो नहीं कहूँगा। शुरू के रतनगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 मई को देशनोक दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा नेताओं से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया है।
बैठक में कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीते 11 वर्षों में सैन्य शक्तियों को सशक्त करने और आधुनिक हथियारों से संपन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। राठौर ने जिले से करीब 20,000 लोगों के देशनोक पहुंचने का दावा किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को शक्ति और भक्ति की धरती, मां करणी की धरती देशनोक पधार रहे हैं। उस विशाल सभा में स्वीकृत करने के लिए चूरू जिले का कार्यकर्ता उत्साही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये पहली बड़ी सभा है। इस सभा के माध्यम से एक संदेश भी जाएगा। कार्यकर्ता का उल्लास और उत्साह देखते हुए हम प्रबंधन कर रहे हैं और लगभग 20,000 कार्यकर्ता चूरू जिले से देशनोक पहुंचेंगे। बीकानेर में मां करणी के दरबार में मां करणी के चरणों में धोख लगाने आ रहे हैं। देश की उन बहनों का, माताओं का सुहाग उजाड़ने का उन दरिंदों ने काम किया, उनको जवाब देने के बाद में ये देश में दूसरी मीटिंग है, राजस्थान में पहली मीटिंग है और सरहद के ऊपर आकर के वो आश्वस्त करेंगे लोगों को कि मोदी जी के नेतृत्व में और पूरे देश के तमाम लोगों के साथ में ये देश सुरक्षित है। कोटा के कनवास में युवक संदीप शर्मा की हत्या के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस ने टोंक के पास की है। उससे पहले प्रशासन ने मुख्य आरोपी अतीक अहमद के अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था। कोटा जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने कहा कि हत्याकांड में शामिल मुख्य 2 आरोपियों को पुलिस ने रात में डिटेन कर लिया। कस्बे में शांति है और परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा उठाई गई मांगों को हर संभव पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से पूरी करने की कोशिश करेगा। आज जो दिन में घटना हुआ था कनवास थाना के अंतर्गत, उसमें संदीप शर्मा को चाकू मार के उनका मृत्यु हो गया था, जिसमें मुख्य 2 आरोपी थे। एक आदिल था और उसके साथ एक और लोग थे। दोनों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर ग्रामीण के फागिया उप जिला अस्पताल में रविवार रात को अचानक आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। आग लगते अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, लेकिन नर्सिंग स्टाफ की तत्परता और अग्निशमन उपकरणों के समय पर इस्तेमाल से एक बड़ा हादसा टल गया। जी हां, जानकारी के अनुसार आग लेबर रूम के पास लगे एमसीबी बॉक्स में अचानक हुई स्पार्किंग के कारण लगी है, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। स्पार्किंग के बाद धुआं और आग की लपटें उठी। आग की लपटों और धमाकों से अस्पताल परिसर में भगदड़ की स्थिति भी बनी। मौके पर मौजूद नर्सिंग कर्मचारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए अस्पताल में भर्ती मरीजों को तत्काल सुरक्षित जोन में शिफ्ट किया और अस्पताल में अग्निशमन यंत्रों और पानी की मदद से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा उन्होंने लिया है। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण एमसीबी बॉक्स में स्पार्किंग बताया जा रहा है। स्पार्किंग ही बोला। झालावाड़ के श्री राजेंद्र सार्वजनिक चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड के ऊपर बने हुए हम आपको बता दें फैब्रिकेटेड आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। चंद मिनट में ही आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिसके चलते पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद फैब्रिकेटेड आईसीयू में भर्ती 50 मरीजों को तुरंत वार्ड से बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार हम आपको बताएं, पुलिस चौकी के ऊपर की तरफ बने फैब्रिकेटेड आईसीयू में अचानक आग की लपटें उठती नजर आईं और वार्ड में धुआं ही भर गया। सबसे पहले मरीजों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया, फिर दमकलों को सूचना दी गई। इमारत की दोनों मंजिलों में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों में भी भगदड़ मच गई तथा फायर अलार्म बजने लगे। अस्पताल के कर्मचारियों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने मुश्किल से आग पर काबू पाया। हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। ऐसा समझौता लग तो रहा है कि कोई जो एसी की जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है जी, उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। जैसे बिल्डिंग जब पता रहे कि फायर प्रूफ बिल्डिंग मालूम चली, तुरंत पेशेंट को शिफ्ट कर लिया गया। इमरजेंसी वार्ड है, इसमें मरीज कितने मरीज थे? मरीजों कैसे? लगभग 50 के लगभग मरीजों सारे मरीजों को इधर उधर शिफ्ट कर दिया गया। सबको आईसीयू की तरफ जनानी मतलब कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए नुकसान क्या, पहले आग बुझे। चूरू में रविवार शाम एक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। दोनों मांगलिक समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। कांस्टेबल दयाराम ने बताया कि डाणी डाबली निवासी विनोद और उनकी पत्नी किरण
फोर्ट के पास स्थित ढाणी मौजी में मंगलवार मांगलिक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे और इस दौरान आपको बता दें लंबोर के पास एक पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में विनोद की मौके पर मौत हो गई, जबकि किरण को गंभीर घायल हालत में पहले राजगढ़ अस्पताल ले जाया गया, वहां से रेफर करने पर डीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 1 घंटे में उनकी भी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि विनोद विदेश रहता था, जो भी करीब 5-7 दिन पहले ही गांव लौटा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालौर के भीनमाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस जवान गाड़ी रोककर अवैध वसूली करते हुए दिख रहा है। जी हां, वीडियो जसवंतपुरा रेलवे फाटक के पास का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी पुलिस जवान एक कार रोककर चालक से पैसे लेते दिख रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जवान ने गाड़ी को जबरन रोका और चालक ने उसे पैसे दिए हैं। वायरल वीडियो पर अभी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। वहीं इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि एनडीटीवी राजस्थान नहीं करता है। हम आपको बता दें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सही है या गलत, आधिकारिक प्रक्रिया आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो आधिकारिक प्रतिक्रिया जब आएगी उसी के बाद हम बता पाएंगे आपको कि वीडियो सही है या गलत है। इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि एनडीटीवी राजस्थान नहीं करता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सही है या गलत है, इसकी आधिकारिक प्रतिक्रिया आने के बाद ही हम कुछ पुष्टि कर पाएंगे। बहरहाल हम आपको बता दें, एक पुलिस जवान गाड़ी रोककर अवैध वसूली करते दिख रहा है इस वीडियो में। वीडियो जसवंतपुर रेलवे फाटक के पास का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी पुलिस जवान एक कार रोककर चालक से पैसे लेते दिख रहा है। जरूर ये वीडियो में दिखा जा सकता है। तो पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में अपना शानदार अभियान जो है जारी रखा है और राजस्थान रॉयल्स को हराकर पहुंच गए हैं वो प्लेऑफ में। पंजाब ने बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हराकर प्लेऑफ में वो पहुंच गई है। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए थे। राजस्थान ने जवाब में 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन बनाए। राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक जड़े, लेकिन पंजाब टीम गेंदबाजों के दम पर वापसी करने में सफल रही। पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हराकर रविवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल प्लेऑफ में जगह बनाने की अपनी संभावनाओं को मजबूत किया। टीम की जीत में नेहल वडेरा और शशांक सिंह के अर्धशतक और 3 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर हरप्रीत बरार का अहम योगदान रहा। वडेरा ने 37 गेंद पर 70, जबकि शशांक ने नाबाद 59 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने धुआंधार 30 रन बनाए। इनकी बदौलत पीवीकेएस ने 5 विकेट पर 219 रन का स्कोर बनाया। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के 50 और वैभव सूर्यवंशी के 40 रन की बदौलत घरेलू टीम ने 4 ओवर और 5 बॉल पर 76 रन बनाकर शानदार शुरुआत की। लेकिन 5वें ओवर में बरार ने सूर्यवंशी को आउट कर दिया, जिसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। अंत में आरआर 7 विकेट पर 209 रन ही बना सका। ध्रुव जुरेल 31 गेंद पर 53 रन बनाकर आरआर के टॉप स्कोरर रहे। पीबीकेएस के तेज गेंदबाज अजमतुल्ला उमरजई ने भी जीत में अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने शिमरॉन हेटमायर और कप्तान संजू सैमसन के विकेट लिए। इस जीत के साथ पीबीकेएस के 17 अंक हो गए हैं। ये लीडर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बराबर है, लेकिन खराब नेट रन रेट की वजह से अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। चूरू में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। जिले में पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। रात का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 33.4 पर पहुंच गया है। सुबह 8 बजे ही गर्म हवा चलने लगती है। वहीं गर्मी को देखते हुए जिले के राजकीय अस्पतालों में गर्मी से राहत देने के लिए व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं। वार्डों में पंखे, कूलर और एसी की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही ORX के कॉर्नर भी बनाए गए हैं। मरीजों के लिए स्पेशल हीट वेव के वार्ड अस्पताल में बनाए जा रहे हैं।
धार का द्वार कहे जाने वाले चूरू में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी का आलम ये है कि चूरू के अंदर इस समय सुबह नहीं सीधी धूप होती है, सीधी दोपहर होती है, क्योंकि चूरू के अंदर जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। चूरू में इस समय गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। ऐसे में राजकीय अस्पतालों में भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे पर वार्डों के अंदर कूलर हैं, एसी हैं, वो लगा रखे हैं। ये हीट वेव रिजर्व वार्ड है पुरुषों का, इसके अलावा महिलाओं का अलग वार्ड है, इसके अलावा भी अन्य वार्ड हैं वो यहाँ पर प्रशासन की ओर से बनाए गए हैं। लेकिन गर्मी है चूरू में इस समय जबरदस्त पड़ रही है, प्रचंड पड़ रही है। आप देख पा रहे होंगे पंखे हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं और कई वार्डों के अंदर एसी भी यहाँ पर लगाई हुई है, कूलर है, आप देख पा रहे होंगे चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही है या फिर व्यवस्थाओं संतुष्ट है या नहीं है। सर, चूरू के अंदर गर्मी काफ़ी पड़ रही है, क्या कहेंगे? गर्मी तो है लेकिन ठीक है, यहाँ पर बंदोबस्त अच्छा है हॉस्पिटल में और लाइट जाने के बाद भी इन्वर्टर का बंदोबस्त है तो पंखे चलते रहते हैं। पानी वानी सब व्यवस्था? हाँ, सब व्यवस्था है, नीचे वाटर कूलर सब रखा हुआ पानी के लिए। जी, कूलर का चाह रहे हो क्या? हाँ, चल रहा है, कूलर चल रहे हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी है ना, माइन के लिए एकदम अच्छा है। और 12 किसी गर्मी पड़ रही है? 12 तो गर्मी है ही, अभी का तो क्या इलाज है।